हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। आज हमें पढ़ना है अनुच्छेद 16 से लेकर के अनुच्छेद 20 तक। ठीक, तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हमारे अनुच्छेद 16 से लेकर 20 तक कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन किया गया है। ठीक तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताया गया था मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें बचपन से प्राप्त होते हैं, यानी जन्म लेते ही मनुष्य को वो अधिकार मिल जाते हैं और उसे सरकार भी आपसे छीन नहीं सकती। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही सरकार यानी राष्ट्रपति उसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकते हैं। इसकी जो संख्या है, मूल अधिकार जो है भाग 3 में आता है और ये टोटल 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक स्थित है। ठीक, तो 16वां देखते हैं। 16वें में बात की गई है लोक नियोजन में समानता का अधिकार। लोक नियोजन में समानता। ठीक, लोक नियोजन का मतलब होता है सर्विस यानी नौकरियां। ठीक, तो सरकार ये कहती है कि हम लोक नियोजन में समानता का अधिकार देंगे कि जो सर्विस सेक्टर है यानी जितनी सर्विसेज निकाली जाएंगी उसमें पुरुष महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म लिंग इस प्रकार का भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 16 में वर्णित है। यानी कोई भी ऐसी वैकेंसी निकलती है जिसमें ये कह दिया जाए कि केवल क्षत्रिय वर्ग यानी कि जो जनरल वाले लोग हैं वो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर कास्ट के अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, या ऐसी कोई वैकेंसी निकल गई जिसमें केवल SC ST भर सकते हैं, दूसरे अदर कास्ट के लोग नहीं भर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी वैकेंसी निकाली नहीं जा सकती क्योंकि उसे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, तो इसमें यह कहा गया है कि जो इतनी भी सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ना तो लिंग के आधार पर, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर। ठीक, तो परंतु इसमें आपने देखा होगा कि जो फोर्स वाला सेक्टर होता है, जैसे सेना वाला क्षेत्र हो गया, तो आपने देखा होगा कि उसमें महिलाओं को लड़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर तो अनइक्वालिटी हो गई यानी असमानता हो गई, जबकि हमारा अनुच्छेद कहता है 16वां कि हम सबको समान अधिकार देंगे। ठीक, परंतु जब कभी भी संविधान में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है यानी एक अच्छा दृष्टिकोण होता है, यानी सोचने का तरीका कुछ और हो, ठीक, भेदभाव से अलग हटकर, तो यहाँ पर महिलाओं को हम इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर पूर्ण योग्यता है, परंतु हमारा जो देश है वो महिलाओं का बहुत आदर करता है। हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हम अपनी माताओं बहनों को सदैव से इज्जत आदर सत्कार देते आए हैं। तो एक सीमा पर जाकर उसकी मृत्यु हो जाना हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। ठीक, तो ऐसी नहीं कि वो वीर गति को प्राप्त होगी। हमारे देश में जैसे झांसी की रानी, वो अपने आप में एक मिसाल है। ठीक, तो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी वीरांगना हैं। ठीक, परंतु यहाँ पर हम उन्हें इसलिए नहीं जाने देते क्योंकि वो हमारे देश का स्वाभिमान है, देश की लज्जा है, इज्जत है। हम उन्हें आदर देते हैं, इसलिए हम स्वयं जाकर पहले युद्ध करते हैं। उनको ये सेवा दी जाती है कि युद्ध से घायल होने वाले व्यक्तियों का आप उपचार कीजिए, उन्हें स्वस्थ बनाइए ताकि वो फिर से नई ऊर्जा के साथ जाकर युद्ध कर सके। तो जब कभी भी ऐसी बातें आती हैं तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के कारण होती है, उसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाता। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 16 के बारे में। अब आते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है अनटचेबिलिटी। ठीक, यानी जिसे आप छुआछूत के नाम से जानते हैं। तो जब अनुच्छेद 17 बना तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी बहुत विख्यात है। ठीक, उन्होंने जब संविधान बनाया तो उसमें ये अनुच्छेद 17 खास तौर पर रखा क्योंकि उन्होंने देखा था कि उस समय हमारे देश का माहौल कैसा है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, ठीक, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर यह अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया तो एक तरह से उनके अंदर जो पिछड़ापन है वो वैसे ही रहेगा और उनका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अस्पृश्यता का अंत उन्होंने जोड़ दिया। कहा कि आज के बाद छुआछूत की भावना कोई व्यक्ति किसी के प्रति नहीं रखेगा। इसके लिए यानी इसमें तो केवल कह दिया गया परंतु कोई विशेष नियम या कानून नहीं बनाया गया।
उसमें वर्णित किया कि लोगों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, छुआछूत वाली भावना नहीं रखनी है। परंतु लोग मानेंगे कैसे? नहीं मानेंगे। तो उसके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। तो संसद ने सन 11 सितंबर 1989 को एक बिल पास किया। ठीक, बिल का मतलब होता है कोई भी कानून जो बना है तो बनने से पहले जब तक वो लोकसभा राज्यसभा में उसे सहमति नहीं मिली होती है तब तक उसी कागज को, उसी नियम को आप बिल कहेंगे, जैसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक, तो इसे 11 सितंबर 1989 में बिल को पारित किया गया और उसका नाम था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीजन्स। ठीक, तो उस बिल का नाम था और ये 11 सितंबर 1989 में पास किया गया और पास करने के बाद ये 31 मार्च सन 1995 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। यानी कि ये बनाया गया, इसमें ये बनाया गया कानून है कि कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का छुआछूत की भावना रखता है या उसके साथ जाति या धर्म को लेकर किसी प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, यदि व्यक्ति के पास एविडेंस है तो वो इस अधिनियम का प्रयोग करके, जो कि सन 31 मार्च सन 1995 से ही बना है, उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डलवा सकता है। ठीक, जैसे आपने हरिजन एक्ट के बारे में सुना होगा कि जितने निम्न स्तर के मतलब SC/ST कैटेगरी में जो लोग आते हैं, अगर उनके साथ कोई भेदभाव करता है तो उसके ऊपर वो हरिजन एक्ट लगाकर उसे जेल में डाल देते हैं। ठीक, तो वो जो एक्ट बना है वो इसी के अंडर में बना है, आर्टिकल 17 के अंडर में। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने हमारे लिए जो कानून है वो बहुत पहले से बना रखे हैं, परंतु यहाँ पर लोग केवल लड़ने के पीछे लगे हुए हैं। अधिकार हमेशा चिल्लाने से नहीं मिलता है। अंबेडकर जिस दौर में थे उस दौर में ऐसा नहीं कि गरीबी नहीं थी, जितनी गरीबी SC/ST के अदर लोगों के पास थी उतनी ही गरीबी उनके पास भी थी। ऐसा नहीं है कि वो किसी राजा महाराजे के घर उत्पन्न हुए यानी जन्म हुआ था उनका। ठीक, तो कहने का मतलब है कि उस माहौल में, उस परिस्थिति में, उस समय भी जब सभी लोगों का स्तर एक समान था, वो भी निचले तबके के थे, फिर भी उनका नाम उतना ऊपर कैसे पहुंचा? क्योंकि वो जानते थे कि अधिकार हमेशा चिल्लाने से नहीं मिलता है। ठीक, यानी जब आप किसी योग्य हो जाते हैं उसके बाद ही आपको कोई अधिकार मिलता है। कहा गया एक सेंटेंस, फर्स्ट बिकम ए फिलोसफर देन गिव ए फिलॉसफी। ठीक, पहले आप फिलोसफर बनिए, दार्शनिक बनिए, फिर उसके बाद ज्ञान दीजिए, अन्यथा आपको कोई भी व्यक्ति आपके ज्ञान को सुनेगा नहीं। तो पहले योग्य बनिए, अगर आपके अंदर योग्यता है तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। अधिकार चिल्लाने से या हड़ताल करने से नहीं मिलता है। ठीक, तो बहुत से ऐसे अनुयायी हैं जो अंबेडकर को फॉलो तो करते हैं परंतु उनके आदर्शों के का पालन नहीं करते। ठीक, तो ये अपने अपने सोच का दृष्टिकोण है कि लोग किसी व्यक्ति को किस नज़रिए से लेते हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, उसके पास एविडेंस है, तो वो आर्टिकल 17 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत ये जो नियम बनाया गया है, रूल एक्ट 31 मार्च 1995 SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीजन्स, इसके तहत वो आपको जेल भिजवा सकता है। ठीक, अब देखिए, सोच लीजिए कितना पहले का कानून बना है मगर लोगों को आज तक इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया गया अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष प्रकार की उपाधि नहीं ले सकता। ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने संविधान को डिज़ाइन किया उनका जो मुख्य केंद्र है वो जनता है। ठीक, संविधान का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? जनता है। कि वो जितने भी नियम कानून बनाएंगे जनता के भले के कल्याण को देख कर ही कोई नियम कानून बनाया जाएगा। तो इसमें उपाधियों का अंत इसलिए रखा गया है कि कोई व्यक्ति विशेष उपाधि नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि इस देश में निवास करने वाला हर एक नागरिक एक समान है। ठीक, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई निम्न है, ना कोई उच्च है। ठीक, ऐसी भावना हमारे संविधान की है।
तो वो कहता है कि आप किसी प्रकार की विशेष उपाधि लेकर के खुद को बड़ा साबित नहीं कर सकते, खुद को अलग नहीं दिखा सकते। तो इसका अप्रोच ये है कि आप विशेष उपाधि को धारण करके, ठीक, अपने आप को विशेष नहीं दिखा सकते। आप भी वही ऑर्डिनरी पर्सन है जैसे कि सभी लोग हैं। तो इस कहने का मतलब है कोई व्यक्ति ऑफिशियल उपाधि धारण नहीं कर सकता। जैसे गांधी जी के बारे में देखिए, गांधी जी को कहा गया है नेशनल फादर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता। परंतु आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, ये कहीं वर्णन नहीं मिलेगा आपको कि उनको ये उपाधि ऑफिशियल तरीके से दी गई थी, औपचारिक तरीके से दी गई थी। वो व्यक्ति प्रेम में जैसे बुलाया जाता है ना, तो वैसे ही प्रेम में बुला दिया जाता है, मगर कहीं पर इसका वर्णन नहीं है कि नहीं, इनको ही राष्ट्रपिता कहा जाएगा। आप किसी को कह सकते हैं, किसी को कोई इस तरह नाम दे सकते हैं, परंतु ऑफिशियल जो उपाधि है वो आप धारण नहीं कर सकते। परंतु इसमें कहा गया कि यदि शिक्षा या सैन्य पद से जुड़ा हुआ कोई पद यानी कोई नाम है तो आप उसे रख सकते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर, आगे डॉक्टर लगाए तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो डॉक्टरेट उनकी डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो कहा गया वही कि शिक्षा से संबंधित कोई पद हो, या जैसे कमिश्नर या ब्रिगेडियर, ठीक, ऐसे ऐसे जो भी है, कर्नल, ये सारे जो पद हैं वो सब आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। शिक्षा या सैन्य पद से जुड़ा है तब, ठीक। अब ये हो गया 3 आर्टिकल आपने देख लिए। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक। मूल अधिकार का जो सबसे मजबूत कहा जाए जो अनुच्छेद है, जो हमें बहुत अधिक ताकत प्रदान करता है, बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करता है सामान्य नागरिकों को, वो है अनुच्छेद 19। इसलिए इसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, कि जो भारतीय संविधान है उसकी बैकबोन यानी रीढ़ कहा जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर एक बार टूट जाए तो व्यक्ति लड़क जाता है। तो वही कहा गया है कि यदि इसे छीन लिया जाए तो हर व्यक्ति को लगेगा कि उसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता छीन ली गई है। ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी चीज़ें अनुच्छेद और आर्टिकल 19 हमें देता है, आइए जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक, कि आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब आपके अंदर जो भावनाएं हैं आपको उसे व्यक्त करने का अधिकार है। व्यक्त करने का अधिकार का मतलब, जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, इंडिया जीतती है तो कोई व्यक्ति होता है झंडा लहराने लगता है, कोई नाचने लगता है, ठीक। तो जैसे झंडा लहराना वो क्या है, अपनी अभिव्यक्ति है, आप एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी खुशी को। अगर किसी नेता है, कोई नेता आपको पसंद ना आए, उसके किए गए कार्य आपको अच्छे ना लगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने उसका पुतला बनाया, उसके पुतले को फूंक दिया। आप उस व्यक्ति को नहीं जला रहे हैं, उसके पुतले को जला रहे हैं। इसका मतलब दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, ठीक, कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये, तो इसे हम कहा जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक। तो जो बोलने की स्वतंत्रता है या कोई भी क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता है वो हमें 19 के ए में मिलती है, ठीक, यानी ये ABC क्लॉज होता जाता है, ठीक। तो यानी कि 19वां का जो पहला है उसमें कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको बोलने का अधिकार है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे झंडा लहराना हो गया, पुतला जलाना हो गया, ठीक, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। तो ये हो गया। और उसके बाद कहा गया सभा करने की, परंतु एक चीज़ याद रखिए कि हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। जैसे अगर आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, बोलने की स्वतंत्रता, तो अब ऐसा नहीं कि आप खड़े होकर लगे किसी अन्य देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को गाली देने, या अपने देश में ही किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, जज को गाली दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, परंतु हर व्यक्ति की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक। मानहानि का दावा कर सकता है आपको, आपके ऊपर, और आपको जेल भिजवा सकता है। तो इसकी लिमिट है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में आप शब्द नहीं कह सकते, उल्टा सीधा नहीं कह सकते। उसके बाद कहा गया सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने का मतलब होता है कि आपने 2-4 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, जितनी आपके अंदर योग्यता है उतने लोगों को बुलाया और बुला करके आप उन्हें कुछ समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई मिशन चलाया कि हमें अपने आसपास की जितने नदी नाले हैं उनको साफ और स्वच्छ रखना है।
तो आप एक मिशन चलाते हैं और रोज़ 10-10 आदमियों को बैठा कर, ठीक, उनको कुछ न कुछ बताते हैं कि देखिए नदी या नाली में ये जो कीड़े पनपते हैं इनको मारने के लिए ये दवा होती है, फ़िनॉल का प्रयोग कीजिए, हफ्ते में 1 बार कम से कम फ़िनॉल डालिए। जो लाल दवा होती है, लाल दवा की गोली का प्रयोग भी आप नल के अंदर कीजिए, कुएँ में कीजिए, महीने में 1 आध बार, हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में 1 बार। ऐसी-ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को दे रहे हैं। तो कोई भी यानी पुलिस ऐसे नहीं आएगी कि आपको पकड़ कर लेकर चली जाएगी कि चलो ये सब क्या कर रहे हो, ठीक? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सभा करने की स्वतंत्रता है ये हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, कहता है कि अगर आपके अंदर योग्यता है, आप लोगों को जमा करके, इकट्ठा करके कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आजकल जितने बड़े-बड़े प्रवक्ता हुए हैं या संत महात्मा हुए हैं, उनकी बड़ी-बड़ी सभाएँ लगती हैं, लाखों व्यक्ति जाते हैं, सरकार कुछ नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि ये उनका अधिकार है सभा करने का, ठीक? आप लोगों को बुलाकर अपनी भावनाओं, अपनी सोच को उनकी समस्त रख सकते हैं, ठीक? इसका अधिकार देता है हमें अनुच्छेद 19। फिर आगे कहा गया है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन का मतलब होता है कि यदि आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, तो आप सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, ठीक? और ग्रुप बना लिया और जब कभी भी आपको अपनी बात रखनी होती है तो आपके पास एक सपोर्ट होता है, नंबर ऑफ पीपल्स का, यानी बहुत सारे लोग आपके समर्थन में हैं और जब जनता एक साइड होती है तो सरकार को आपकी बातों को सुनना ही पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं भीम आर्मी का जैसे गठन हुआ, तो ऐसा नहीं कि वो एकाएक बन गई। पहले उसका जब प्रारंभ हुआ तो कुछ लोगों ने सुनना प्रारंभ किया, उनसे जुड़ना प्रारंभ किया। जब देखा कि उन लोगों की संख्या अधिक हुई तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रख दिया। तो इसे कहते हैं संगठन बनाना। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी है। फिर उसके बाद कहा गया परंतु ये देखिए, ये जो सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है, वो लीगल होनी चाहिए। लीगल का मतलब है कि उसमें कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जो देश के विरुद्ध हो, ठीक? कुछ भी कीजिए, देश के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आपने एक संगठन बनाया और संगठन में लोगों को बता रहे हैं कि देखो बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। किसी से आप गुस्सा हो जाए तो किसी के घर में चिपका कर आइए दीवार पर और उसमें उसकी दीवार गिरा दीजिए, ठीक? 4 दिन झगड़ा करे, 4 दीवार गिरा दीजिए, उसका घर गिर जाएगा। तो ऐसी-ऐसी जानकारियाँ आप नहीं दे सकते ना। तो कोई भी ऐसी सभा या संगठन नहीं बना सकते जो देश के खिलाफ हो, देश के विरुद्ध हो, ठीक? आगे कहा गया भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भ्रमण करने की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप ये जो भारत है, 1,32,365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला इतना बड़ा भारत, तो आप इसमें कहीं भी, आप जम्मू कश्मीर के हैं, केरला जाकर घूम सकते हैं, मध्य प्रदेश घूमिए, झारखंड घूमिए, बिहार घूमिए, गुजरात घूमिए, जहाँ मन वहाँ घूमिए भारत में। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है कि आप यदि भारत के निवासी हैं तो भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। परंतु कहा गया कि आपकी स्वतंत्रता अपनी जगह है, देश की रक्षा अपनी जगह है, आप देश से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं घूमते-घूमते गए और आपकी इच्छा हो गई कि चलो आज देख कर आते हैं कि पाकिस्तान कैसा दिखता है, बॉर्डर पर घूम कर आते हैं। तो आप गए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, सेना पहरा दे रही है, आप कहेंगे कि थोड़ा-सा रास्ता दीजिए, जाएँ थोड़ा 2 मीटर आगे तक देख कर आएँ, कैसा दिखता है पाकिस्तान, हमसे ही अलग हुआ है, हमारी औलाद को देख कर आएँ कैसा है। तो उसके बाद अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, लीगल जगहों पर घूमिए, जहाँ पर सरकार का कानून होता है या सैन्य कानून होता है, वहाँ पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसका रिस्ट्रिक्शन होता है कि यहाँ पर आप नहीं जा सकते। फिर निवास करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब भ्रमण करने की नहीं, निवास करने का मतलब रहने की स्वतंत्रता। आप भारत देश के निवासी हैं, गुजरात में रहना चाहते हैं, गुजरात में घर बनाइए रहिए, ठीक? महाराष्ट्र में रहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में रहिए, बिहार में चाहते हैं, बिहार में रहिए, नहीं तो आइए उत्तर प्रदेश में रहिए, लड़िए विधायकी का चुनाव, ठीक? तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं यदि आप भारत के हैं तो। फिर उसके बाद सरकार ने दिया था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार का मतलब व्यक्ति हैं आप, ठीक? आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपके पास पैसा अधिक आया, आप धन इकट्ठा करेंगे, भूमि खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिए। जितना मन उतना भूमि खरीदते जाइए, संपत्ति इकट्ठा करते जाइए, ये आपका अधिकार है, ठीक? तो पहले ऐसा था कि आप अपनी भूमि जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं, जहाँ आपने खरीद लिया वो आपका हो गया, काम खत्म। तो ये अधिकार पहले था,
परंतु जब मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने तो उन्होंने इस अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक, इस अधिकार को समाप्त करने का उद्देश्य क्या था? इस अधिकार को समाप्त करने का कारण ये था कि पहले जब ये अधिकार मनुष्य को यानी कि साधारण जनता को दे दिए जाते थे तो वो इसका दुरुपयोग करते थे, सभी लोग नहीं, कुछ लोग। जैसे मान लीजिए किसी गांव में एक स्कूल पास हुआ कि यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता है, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल बनाया जाए। ठीक, तो उन्होंने लोकेशन देखा कि ये सही है। अब इतना बड़ा स्कूल है, इतनी भूमि जीएस की और इतनी जो ज़मीन आ रही है वो किसी अन्य व्यक्ति की आ रही है जो किसी ने खरीद रखा है। तो इतना तो सरकारी भूमि है, यहाँ पर सरकार अपने तरीके से जो चाहे वो कर सकती है। अब वो इस व्यक्ति को कह रही है कि इतना दे दो, स्कूल जो है वो सही से बन जाएगा। अब वो व्यक्ति अड़ा हुआ है कि नहीं, ये हमारे दादा के दादा के दादा की खेती है, ठीक, हम इसे नहीं बेच सकते, कोई भी कीमत दो हम नहीं बेचेंगे। तो ऐसे में क्या होता था कि बहुत सारे जो कार्य होते थे, सरकारी कार्य, वो बाधित होते थे, हो नहीं पाते थे। ठीक, जैसे रेलवे का ट्रैक बिछाना हो, रास्ता लेकर जा रहे हैं, बीच में किसी का खेत आ गया, अब कह रहा है कि नहीं, हम खेत में ज़मीन नहीं देंगे, अपनी रेलगाड़ी को मुड़ाओ, यहाँ से ऐसे ले जाओ। ठीक, उसी तरह किसी का ब्रिज यानी कोई पुल बनाना चाहता है, पुल के नीचे आ गया एक पिलर देना है, अब पिलर वाली ज़मीन किसी और की है, वो कह रहा है कि हम इस ज़मीन में पिलर लगाने ही नहीं देंगे। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे व्यवधान उत्पन्न होते थे, तो मोरारजी देसाई ने इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। फिर उसके बाद 7वां कहा गया है व्यवसाय, कि आप भारत देश के निवासी हैं तो आपके मन में जो व्यवसाय आपको अच्छा लगे, ठीक, जो व्यवसाय आपको अच्छा लगे आप वो व्यवसाय कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, जो चाहे वो व्यापार कीजिए। आपका मन है गोलगप्पा बेचने का, गोलगप्पा बेचिए, आपका मन है कपड़ा बेचने का, कपड़ा बेचिए, आईफोन बेचने का मन है तो आईफोन बेचिए, ठीक, आपके ऊपर है। तो ये हो गया अनुच्छेद 19। आपने देखा कि कितने सारे राइट्स में आर्टिकल 19 से मिलते हैं, तो इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया 19वां अनुच्छेद। अब आते हैं अनुच्छेद 20 पर। ठीक, मगर इतना, ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो फिर भी देखते हैं अभी कितना टाइम है। नहीं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ठीक, तो उसके लिए आज यहीं पर वीडियो को रोकना होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में बताइए। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे पूछिए, ठीक, और ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।